हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हाँ भाई, आई एम ऑडिबल। गुड आफ्टरनून, सुन पा रहे हो? भाई विजिबल भी हो जाएंगे। पहले ऑडिबल बताओ, है या नहीं? हम्म। हाँ भाई, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हम्म। कैसे हो भाई? अब बताओ, वॉइस पहले से बेटर हुई? वॉइस पहले से बेटर हुई? खुश रहे बेटा, खुश रहे। क्लास का टाइम तो वही है आपका, 1 बजे वाला, ठीक है। अभी मैंने बताया तरुण सर के संग थोड़ी सी मेडिकल इमरजेंसी थी, तो हाँ, तो उनकी जगह मेरी क्लास लगी हुई थी। तो मेरा टाइम वही था, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे वाला, ठीक है। तो उनकी जगह जब क्लास शिफ्ट होगी तो टाइम 2:30 बजे हो जाएगा, ठीक है। जब इमरजेंसी में तरुण सर की जगह शिफ्ट होगी तो, ठीक है। कल से तरुण सर ही लेंगे, जहां तक है तरुण सर नहीं ले पाते हैं तो फिर कल भी मैं ही ले लूंगा, ठीक है। वो आज शाम को पता चलेगा। ओके, चलो। तो जो बच्चे आज ज्वाइन किए हैं, तो लेक्चर नंबर 2 जरूर है, पर एक्चुअल में लेक्चर नंबर 1 ही है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया। अब जो भी स्टार्ट करूंगा मैं आज ही करूंगा, ठीक है। तो आज बेसिक जो ब्लड का पार्ट था वो हम कराने वाले हैं, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी लगभग लगभग मैं करा दूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं वो सबसे पहले इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, उसको फिल कर लो, ठीक। ये मैंडेटरी है, सब बच्चों को करना है, जिसने पुराने भी है, जिसने नहीं किया उसको भी करना ही होगा, ठीक है। जो नहीं यहां से कर पा रहा है उनको एक लिंक भेजा जा रहा है, उस लिंक के थ्रू उनको, मतलब मैंडेटरी है, वो फॉर्म फिल करना ही है हर बच्चे को, ठीक है। अगला ये बेटा क्यूआर कोड है आपके टेलीग्राम ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लेना आप। अब आ जाओ, कल मैंने क्या क्या करा दिया था, कल का लेक्चर 2 स्लाइड कराई है, ज्यादा नहीं कराया। कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, सर्कुलेशन क्या है भाई। कल मैंने बताया भी था, हमारा हार्ट जो सर्कुलेशन पंपिंग मशीन का काम करता है, ठीक है। और कल मैंने बताया भी था, ये सारे हमारे टिश्यू होते हैं जहां सर्कुलेशन करना होता है। इन टिश्यू के अराउंड क्या होंगे, ब्लड वेसल्स, यानी टिश्यू तक हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है, और टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आएगा। समझ रहे हो? हाँ, वापस हार्ट में आएगा। तो ये सर्कुलेशन, इसमें जो फ्लो कर रहा है वो तो है बॉडी फ्लूइड, सर्कुलेटिंग फ्लूइड। तो फ्लूइड में आप ब्लड और लिम्फ पढ़ने वाले हो। जिस पाथ पर फ्लो कर रहा है वो है ब्लड वेसल, जिसमें आर्टरी, वेन, कैपिलरी, पोर्टल सिस्टम आएगा। और जो पंपिंग मशीन है, जो पंप कर रहा है, वो है हार्ट। तो आप ये तीनों आपसे पढ़ने वाले हो, तो मैं ब्लड से स्टार्ट करता हूं, ब्लड और लिम्फ से। तो कल मैंने ब्लड स्टार्ट कर दिया था, बहुत बेसिक बात बताई थी। ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, चाहे वो बोन हो, कार्टिलेज हो, ब्लड हो, टेंडन हो, लिगामेंट हो, ऑल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर मैं ब्लड वॉल्यूम की बात करता हूं तो मेल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर, फीमेल में थोड़ा कम होता है, क्योंकि फीमेल के अंदर, एडल्ट फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ ब्लड लॉस होता है। और एंड्रोजन मेल में ज्यादा होते हैं, फीमेल में कम होते हैं, और एंड्रोजन ही एरेथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो फीमेल में एंड्रोजन कम होते हैं, इस वजह से भी फीमेल में ब्लड वॉल्यूम कंपेरेटिव मेल थोड़ा कम होता है। अब आ जाओ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ब्लड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट है। बॉडी में सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो न्यूक्लियस में भरा हुआ है या न्यूक्लियस के बाहर भरा हुआ है, न्यूक्लियस के अंदर वाले फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म, बाहर वाले को हम साइटोप्लाज्म, दोनों को मिला दें तो प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है।
तो प्रोटोप्लाज्म को छोड़ करके बॉडी में जितना भी फ्लूइड है ऑल आर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ब्लड हो, लिम्फ हो, ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, साइनोवियल फ्लूइड हो आपके जॉइंट में होता है, आपकी आंखों में एक्वस ह्यूमर एटसेट्रा, जितने भी फ्लूइड बॉडी के हैं ऑल आर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इनमें अगर मैं ब्लड की बात करता हूं तो ब्लड पूरे फ्लूइड का 33% है, क्योंकि 5 लीटर 15 लीटर, ठीक है, 33% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब पीएच बहुत कंसेप्चुअल है, हमारे ब्लड की पीएच वेरी करती है। अगर मैं आर्टरी की पीएच बात करूं या जहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां की पीएच 7.4 होगी, और जहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वहां की पीएच 7.2 होगी, ठीक है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जहां भी होगा वहां CO2 कम होगी, और CO2 कम होगी तो HIN भी कम होते हैं, और CO2 ज्यादा होगी तो HIN भी ज्यादा होंगे। क्यों? या आप जा बता चुका हूं ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, CO2 H2O से मिलती है, H2 CO3 बनाती है, HIN और बाइकार्बोनेट, यानी CO2 बढ़ेगी तो HIN बढ़ जाएंगे, CO2 घटेगी तो HIN घट जाएंगे। उसी के बेस पे मैंने बोला है CO2 कम होगी तो HIN कम होंगे, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होगी तो HIN ज्यादा होंगे, और HIN कम होंगे तो पीएच क्या हो जाएगी जरा बताओ? जहां पर भी HIN कम होंगे तो पीएच ज्यादा हो जाएगी, और जहां पर भी HIN ज्यादा होंगे पीएच कम हो जाएगी, यानी एसिडिक हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट और ऐड कर लेना, यानी जब भी HIN कम होंगे पीएच बढ़ेगी, HIN बढ़ेंगे पीएच घटेगी। इसीलिए यहाँ की पीएच 7.4 और यहाँ की पीएच 7.2 होती है। अब मुझे बताओ आई या नहीं आई, यस या नो? बहुत बढ़िया। देखो नीट एडवांस आप टॉपिक के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया है ना, उसका तो नीट एडवांस पूरा कर लो, ठीक है, हाँ उसका तो पूरा कर लो। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर मैंने इसको टॉपिक में तोड़ा हुआ है, ठीक है, इसको टॉपिक में तोड़ा हुआ है बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। अगर मैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करता हूं तो आज जो मैं करा रहा हूं, यस, आज जो मैं करा रहा हूं इसके अंदर आपका कितना पार्ट हो जाएगा? ये 7 करोगे, 7, नीट एडवांस 7 करनी है, बाद में नहीं करनी। देखो पेज नंबर 85 से लेकर के आज आप कितना कर सकते हो? पेज नंबर 85 से लेकर के आप पेज नंबर 88, यस, पेज नंबर 85 से लेकर के पेज नंबर 87 88 तक कर सकते हो। इतने पेज आप आज कर सकते हो नीट एडवांस के, क्लियर है बिल्कुल, और सबको करने हैं। इससे आपके टॉपिक पर कमांड बहुत बेटर हो जाएगी, और जब नीट एडवांस खत्म हो जाएगी तब पूरे चैप्टर की आपको डोपा लगानी है। डोपा चैप्टर एंड होने के बाद लगाओगे, नीट एडवांस चैप्टर के साथ लेके चलोगे। डोपा जिस दिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके 3 दिन में, 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास आ जाएगी, समझ लो। वहां रिफ्लेक्ट होने का मतलब है स्टॉक में आ चुकी है, और स्टॉक में आने का मतलब है डिस्पैच चालू हो गया है। और जितने भी मतलब बड़े सिटी है वहां 3 दिन के अंदर, जो छोटे सिटी होते हैं गांव होते हैं वहां 5 दिन के अंदर पहुंच जाती है, 5 से 6 दिन के अंदर, समझ रहे हो ना? जितने भी बच्चे इन्फिनिटी लिए हैं या इन्फिनिटी प्लस लिए हैं सबको डोपा और नीट एडवांस उनके घर तक पहुंचेगी, समझे? हाँ हार्ड कॉपी बेटा, हार्ड कॉपी प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचेगी, क्लियर है बिल्कुल। चलो तो टेंशन नहीं लेने की है। अब आगे हम बढ़ गए थे, मैंने कंपोजिशन की बात की थी, ब्लड प्लाज्मा। भाई ब्लड प्लाज्मा कितना होता है? 55%। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं ब्लड में? 45%। भाई प्लाज्मा में भाई मेन तो क्या होता है? वाटर होता है, फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। हाँ अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट या ब्लड सेल्स की बात करता हूं तो 45% होते हैं, जिसमें एरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, थ्रोम्बोसाइट होते हैं। एरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ल्यूकोसाइट मतलब डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटिलेट्स को कहते हैं, क्लियर बिल्कुल। हाँ क्योंकि देखो इरेथ्रो टर्म कहीं पर भी आ गया, इरेथ्रो मतलब रेड, इरेथ्रो रेड, साइनो ब्लू, ल्यूको व्हाइट, नहीं आया क्या? ये टर्म है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ जैसे क्लोरो, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है, रेड, ठीक है। ये टर्म्स ध्यान रखना, इरेथ्रो मतलब रेड आरबीसी, ल्यूको मतलब व्हाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, ठीक है, मतलब प्लेटिलेट्स, क्लॉटिंग सेल, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो ये आपको एक एक करके करनी है। अब मैं आज सबसे पहले प्लाज्मा खत्म कराता हूं। प्लाज्मा में आपको वाटर पढ़ना नहीं है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ने। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सिर्फ रिड्यूसिंग ऑर्डर में कौन से प्लाज्मा में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ये क्वेश्चन बन सकता है पर बना नहीं है।
ऑर्गेनिक सब्सटेंस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रोटीन के ऊपर और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, ये मैं पूरा बताऊंगा ही। आरबीसी से क्वेश्चन बनता है, भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, एक क्वेश्चन हर साल आता है, समझ रहे हो। ल्यूकोसाइट से एक क्वेश्चन हर साल आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डब्ल्यूबीसी से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये आज मैं कवर कर दूंगा एक क्वेश्चन आपका। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं तो आइंस आपको ध्यान रखने हैं, और आइंस की अगर मैं बात करूं तो आइंस के अंदर आपको ध्यान रखना है क्लोराडाइन, ठीक है, हाँ, क्लोराडाइन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। यानी प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्लोराडाइन होते हैं, सबसे ज्यादा, रिड्यूसिंग ऑर्डर में पूछेगा, सबसे ज्यादा कौन है, क्लोराडाइन, फिर कौन आएंगे, सोडियम, फिर कौन आएंगे, पोटेशियम, ठीक है, सबसे ज्यादा क्लोराइड, फिर सोडियम आएगा, फिर पोटेशियम आएगा, कैल्शियम उससे भी कम होगा, और मैग्नीशियम तो सबसे कम होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम सबसे कम होता है। अब दो चीजें मैं बता दूं, कंफ्यूजन कहां होता है, कंफ्यूजन ये तो हम बात कर रहे हैं ब्लड के अंदर आयन की कंपोजिशन, और एक होती है सेल के अंदर आयन की कंपोजिशन। सेल के अंदर आयन की कंपोजिशन अलग होती है, और सेल के बाहर आयन की कंपोजिशन अलग होती है। तो सेल के, ध्यान रखना है, सेल के बाहर क्लोराडाइन बहुत ज्यादा होते हैं, क्लोराडाइन बहुत ज्यादा होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या प्लाज्मा के अंदर क्लोराडाइन सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो ये ध्यान रखना है। चलो, बस यही मेन ध्यान रखना है, ठीक है। और सॉल्ट की अगर मैं बात करूं, सॉल्ट में एक याद रख लो आप, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, जिसमें भी अगर मैं बाइकार्बोनेट आयन की बात करता हूं, तो सोडियम अलग हो जाए प्लस HCO3 आयन अलग हो जाए, तो बाइकार्बोनेट आयन एक्ट एज बफर। और बफर वो होता है जो पीएच को मेंटेन करता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में मैंने बाइकार्बोनेट आयन का पूरा रोल लिखाया है आपको प्रॉपर, कैसे बनते हैं, कैसे बफर का काम करते हैं, कैसे एच आइन से बाइंड करके, ठीक है, हाँ, H2CO3 का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये पूरा मैकेनिज्म हम बता चुके हैं। ये तो पता ही, क्वेश्चन आएगा, वैसा आया नहीं है अब तक, आएगा तो सिर्फ यहां से आएगा, और कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है। रिड्यूसिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम। चलो, अब आ जाओ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करता हूं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस लगभग 8 to 9% के आसपास होते हैं, उसमें एनसीईआरटी में से प्रोटीन की कंपोजिशन दे रखी है, तो मैं आपको याद रखना है, तो क्या याद रखना है आपको यहां पर, एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में जो कंपोजिशन प्रोटीन की दे रखी है, NCERT, एक प्रोटीन की कंपोजिशन दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, और एक वाटर की कंपोजिशन भी दे रखी है एनसीईआरटी में, NCERT। मतलब ये डेटा डायरेक्ट उठता है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको वाटर की कंपोजिशन पर, और डायरेक्ट डेटा मिलेगा आपको, ठीक है, प्रोटीन की कंपोजिशन पर। प्रोटीन कितना होता है ब्लड के अंदर, 6 to 8% प्रोटीन होता है, मेन ऑर्गेनिक कंपोनेंट प्रोटीन ही है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, शुगर होती है ब्लड के अंदर, आप जानते हो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड के अंदर, आप जानते हो भाई, हाई डेंसिटी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसके अलावा ब्लड के अंदर बात करते हैं, आपकी यूरिया होती है ब्लड के अंदर, हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है, हाँ, ये एटसेट्रा इस माइन्यूट अमाउंट के अंदर होते हैं। तो आ जाओ, एक एक करके लेके चलता हूँ। अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो प्रोटीन को ऐसे याद रखो, मैं ट्रिक से लिखा देता हूं। प्रोटीन 3 टाइप की हो सकती है ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर प्रोटीन जो हो सकती है वो 3 टाइप की हो सकती हैं। ब्लड के अंदर प्रोटीन 3 टाइप की हो सकती हैं, ये आपको याद रखना है। और हर प्रोटीन की 3 बातें ध्यान रखो, छोटी है, बड़ी है, क्या करती है, कहां बनती है, बस। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, फ्लो डायग्राम में कन्वर्ट कर दे रहा हूं मैं इसको पूरे को, ठीक है। तो एक तो प्रोटीन होगी यहां पर एल्बुमिन, दूसरी प्रोटीन होगी एल्बुमिन के अलावा प्रोथ्रोम्बिन,
एंड फिब्रिनोजन भी साथ लिख देता हूं मैं, क्योंकि दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है। और तीसरी होगी यहां पर, ठीक है, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, एल्बुमिन, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन और ग्लोब्यूलिन। ठीक है, इन तीनों प्रोटीन की आपको तीन तीन बातें ध्यान रखनी है। एल्बुमिन कैसी है? सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन है, स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। कहां बनती है? फॉर्म्ड बाय लिवर। सारी ब्लड प्रोटीन लिवर में ही बनती हैं एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। तीसरा क्या करती है, फंक्शन क्या है इसका? आप बोलोगे ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन। सर क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन? कई बच्चे को पता ही नहीं होगा ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है। ठीक है, जो नए बच्चे होते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बेटा आपकी बॉडी की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करती है। जैसे तुम्हें पता होगा कि जब कोई आपने कैंसर का लास्ट स्टेज देखा होगा, तो उसके अंदर बॉडी की ऑस्मोलरिटी बिगड़ जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कैंसर के लास्ट स्टेज के अंदर आकर के ये एल्बुमिन प्रोटीन पूरी डिजेनरेट कर जाती है। तो ब्लड के अंदर की ऑस्मोलरिटी, हाँ, ब्लड के अंदर की ऑस्मोलरिटी समझना, और बॉडी की अदर फ्लूइड की जो ब्लड वेसल्स के अंदर की ऑस्मोलरिटी की ब्लड ब्लड वेसल्स के अंदर है, और ब्लड वेसल्स के बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम यही कर रही है। ठीक है, ऐसे याद रखो, समझो मेरी बात। ये ब्लड वेसल्स है जिसमें ब्लड भरा हुआ है। इस ब्लड के अंदर कौन होंगी? एल्बुमिन। और जो बाहर का फ्लूइड होगा, इन दोनों की ऑस्मोलरिटी बराबर है। पर अगर ये एल्बुमिन यहां से हटा दी जाए तो अंदर की ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी, बाहर की ज्यादा, तो सारा पानी कहां मूव कर जाएगा? अंदर से बाहर। अंदर से बाहर, तो बाहर का बॉडी एकदम सूज जाएगा। ठीक है, और ब्लड वेसल्स सिंक कर सकती है। तो कैंसर के लास्ट स्टेज में ये होता है, बॉडी फूल जाती है। ठीक है, पेट स्पेशली बहुत निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि एल्बुमिन डीजनरेट कर जाती है, और अक्सर पेशेंट को एल्बुमिन ड्रिप से चढ़ाई भी जाती है। तो बॉडी की ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने का काम करती है कौन? एल्बुमिन। इट इज द स्मॉलेस्ट ब्लड प्रोटीन। ऐसी प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन की बात करता हूं, दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। अगली क्लास में मैं बताने वाला हूं कि ब्लड क्लॉटिंग में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। दोनों ही ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज अ लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, दोनों ही लार्जेस्ट में काउंट होती हैं। लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन, लार्जेस्ट ब्लड प्रोटीन कहां बनती है? अगेन लिवर के अंदर, दोनों ही फॉर्म बाय लिवर। और फंक्शन क्या है, क्या करती है? फंक्शन क्या करती है? आप बोलोगे सर ब्लड क्लॉटिंग में पार्टिसिपेट करती है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग पार्टिसिपेट करती है। अब तीसरी आ जाओ, ग्लोब्यूलिन। अगर मैं ग्लोबुलिन की बात करता हूं तो ये एक नहीं होती, ये तीन प्रकार की होती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कितने टाइप की होती है? तीन। 1 2 3। अल्फा ग्लोबुलिन, अल्फा अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा बीटा गामा आपको याद रहेगा। ठीक है, तीन टाइप की ग्लोबुलिन होती है, जिनमें अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करूं ना, तो ये भी लिवर में ही बनती हैं, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन जो एंटीबॉडी होती है। ठीक है, ये सिर्फ, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में बनती है और प्लाज्मा सेल्स के थ्रू बनती है। इट इज एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये अलग बन रही है।
ये दोनों लेबर में बनती हैं और इन दोनों का काम एक साथ एक जैसा ही है। ये जो भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं ना, उनकी बाइंडिंग करती हैं और फिर ट्रांसपोर्ट कराते हैं। इन दोनों को तो मैं एक साथ लिख रहा हूं, दोनों ही फॉर्म्ड बाय लेबर। क्या करती हैं? बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की बाइंडिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं ये अल्फा और बीटा। बची कौन? गामा। ये समझनी है आपको, क्योंकि गामा पर तो पूरा चैप्टर ही है। यस, इम्यूनिटी, जब मैं 12th का चैप्टर पढ़ाऊंगा इम्यूनिटी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, उसमें गामा ग्लोबुलिन यानी एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर भी है पूरा प्रॉपर। ओलंपियाड में भी कई बार क्वेश्चन आया है, सिविल के बहुत सारे क्वेश्चन आए, ठीक है। मतलब मतलब आईएसपीसीएस की बात कर रहा हूं मैं। मतलब बहुत सारी जगह क्वेश्चन पूछे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। गामा ग्लोबुलिन का मतलब है एंटीबॉडी, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं, तो उसको मैं अलग से कराता हूं। अरे अब आ जाओ, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन या गामा ग्लोबुलिन या एंटीबॉडी। बस अभी तो तीन ही बातें कराऊंगा, डिटेल तो चैप्टर में आगे ही आएगा इम्यूनिटी के अंदर, ठीक है। बस तुम्हें दो तीन बात ध्यान रखनी है, कहां बनती हैं और क्या करती हैं। अब स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट तो है नहीं, ठीक है, तो फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल। सर प्लाज्मा सेल्स क्या होती हैं? इट इज अ एक्टिव बी लिम्फोसाइट, एक्टिव बी लिम्फोसाइट। सर बी लिम्फोसाइट क्या होती हैं? हमें पता ही नहीं है क्या होती हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड WBC। सर ये कहां मिलती हैं? ये प्लाज्मा सेल कहां मिलती हैं? ठीक है, फाउंड बाय प्लाज्मा सेल, एक्टिव बी लिम्फोसाइट या WBC। कहां पर? इन लिम्फ, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, लिम्फ के अंदर, ये ध्यान रखना है। फंक्शन क्या है इनका, क्या करती हैं? ठीक है, एंटीबॉडी, ठीक है। फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, प्रोटेक्ट फ्रॉम पैथोजन, मतलब डिफेंस का काम करती हैं। बस सिंपल सी बात है। ये हो गई हम प्रोटीन की बात, हम बात किसी कर रहे हैं प्रोटीन की। अब बताओ कोई डाउट? हाँ एंटीबॉडी बेटा, एंटीबॉडी। कौन है? अर्चना, हेलो सर, मुझे नींद नहीं आती, पता नहीं क्यों, कौन, क्यों करने की कोशिश करते हैं, दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। देखो अर्चना बेटा, दिमाग को चलाना बंद करो,
ठीक है, बस तुम इतना बना लो कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल क्या है। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, अभी तुम छोटे हो शायद समझ नहीं पाओगे, दुनिया में है कुछ नहीं, हम सब लगते हैं, लगता है, समझता हूँ जो समझ पा रहा हूँ, अब इस वो एज के हिसाब से समझ में आता है, अब इस एज पे मुझे समझ में आ रहा है। तुम्हारी एज पे तो मैं मतलब अलग ही बिंदास लेवल पे था। ठीक है, हाँ, तो बस ये है कि दुनिया में ये है कि हम सब बुलबुले हैं, हमें कोई ना कोई मतलब समझो एक टारगेट हमें पूरा करना है, आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके जाना है। ठीक है, और अच्छा काम तब होता है जब कुछ अच्छा करके जाना है, भाई भाई सबसे टॉप, आपने जीवों की सबसे टॉप सीढ़ी में जन्म लिया है। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा, बेस्ट तरीके से तैयारी करो, क्योंकि इससे अच्छा कोई ऑप्शन आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, और तैयारी के बारे में मत सोचो, तुम सोचो तो तैयारी अपने आप हो जाएगी कि अगर हमारा एग्जाम मतलब सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा अगर हमारा एग्जाम अच्छा हो गया। अगर हमारा एग्जाम अच्छा कब होगा, हमारा एग्जाम अच्छा हो जाएगा अगर हमारी तैयारी अच्छी होगी, हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, और हमारा टाइम से सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब बात आती है टाइम सिलेबस, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई सर ले चुके हैं, तो हमें अब ये नहीं सोचना है कि सिलेबस टाइम से होगा ही नहीं होगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर की है। और बैकग्राउंड देखोगे तो सर हर बार बहुत जल्दी कोर्स करा देते हैं। ठीक है, कोर्स खत्म करने के बारे में नहीं सोचना है आपको, वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको बस क्या सोचना है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो मुझे आ रहा है नहीं आ रहा, पहला टारगेट तो आपका ये है। दूसरा टारगेट अभी से इतना ही सोच रहा है, इसके अलावा मत सोचना एग्जाम हो पाएगा मुझसे, नहीं हो पाएगा, सीबीटी होगा, पेन पेंसिल मोड में होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं सोचना है आपको। मतलब पता नहीं मुझे, तुम मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे। ठीक है, तुमसे और मुझ में एक एज में काफी गैप है, तो उस एक्सपीरियंस के बेस पर नहीं बेटा, डोपा की पीडीएफ नहीं मिलती किसी को। ठीक है, अब सुन लो मेरी बात। ठीक है, उस एज गैप की वजह से मैं दुनिया को बहुत मतलब देख चुका हूं, काफी चीजों से देखी है मैंने, बहुत नीचे की चीजें भी देखी हैं, मिड की भी देखी हैं, और टॉप लेवल की चीजें भी देखी हैं। ठीक है, हर चीजें देखी हैं, हर तरीके के लोगों से पाला पड़ा है। तो इतना कर लो आप, अगर मेरी बात मान लो। ठीक है, आपका टारगेट बहुत दूर का नहीं होना चाहिए, आपका टारगेट सिर्फ इतना होना चाहिए कि सर पहला टेस्ट जो आपका आ रहा है ना वो किस चीज का है। ठीक है, उसमें टॉपिक क्या आ रहे हैं, बस वही मेरा नीट का एग्जाम है। लिख लो इस वाली बात को, मैं मतलब मुझे हल्के मत लेना बात को, शायद तुम्हारे समझ में आए ना आए। बस मेरा पहला टेस्ट अगर टॉप लेवल पे मैंने फोड़ दिया, जो भी पहला टेस्ट आएगा, तो मैं भी जीता हूं। जब पहला टेस्ट दे लोगे तो उसमें कुछ कमियां होंगी, उनको लिख लो यार, ये कमियां थी, पर मैं अगले में नहीं होने दूंगी। ठीक है, फिर अगले टेस्ट को नीट की तरह देना है आपको यार, नीट मतलब मैं जो कह रहा हूँ उसको तुम फील कर गए, जैसे सबको पता है सबको मरना है भाई, दुनिया ऐसी है। ठीक है, आए हैं सबको जाना है, पर फील नहीं करता कोई, जो फील कर लेगा वो तो वैराग्य ले लेगा तुरंत। ठीक है, हाँ, मतलब इतना आसान नहीं है चीजों को। ठीक है, लोग भागवत कथा, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। ठीक है, पर फील नहीं करते। जिसने पहली बार में फील कर लिया वो तो बस हो गया उसका काम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस चीज को दिल से ले लो कि यार तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें डॉक्टर बनना है हर कीमत पर, हर हालत में। और डॉक्टर बनने के लिए कोई कुछ उखाड़ना नहीं है कोई बहुत बड़ा, तुम्हें सिर्फ छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं। ठीक है, और तुम्हें टारगेट भी नहीं बनाना, क्योंकि तुम टारगेट बना भी नहीं पाओगे। तुम्हें टारगेट दिए जा रहे हैं कि पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, बस ये टारगेट है तुम्हारे। तो मैं सच कह रहा हूं, हर टेस्ट को ये पागलपन से दो कि नीट का एग्जाम दे रहे हो, दोबारा रिवीजन का मौका नहीं मिलेगा, बस यही आना है नीट के अंदर, बस तुम ये करना चालू कर दो, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, जो कमियां हैं वो मिस्टेक बुक बनाओ उसकी, उस पर मेंशन करो। ठीक है, जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दी जाए वो प्रैक्टिस करो। नीट एडवांस और ढोपा सबको लगानी है, ये मान के चलो, इतने क्वेश्चन तो मुझे करने ही करने हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए मैं टेस्ट नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, टेस्ट नहीं छोड़ना आपको किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर टेस्ट नहीं छोड़ना। ठीक है, इतना बस फॉलो कर लो, कुछ मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूँ, सोचते हैं वो सोचते रह जाते हैं, जो छोटे छोटे टारगेट बनाते हैं और हर टारगेट को एंजॉय करते हैं। जब आप जीतोगे तो उसको एंजॉय करो, पार्टी करो, जा करके कुछ खाओ पियो मस्ती से, अगले टारगेट पे लगते हैं अगले दिन से। ठीक है, एग्जाम देके नहीं रिलैक्स करते हैं, टेस्ट देना रिलैक्स एकदम, अगले टारगेट पे लगते हैं फिर। तुम देखना ऐसे निकलता है कोई भी एग्जाम, कितने से बड़ा गोल हो ऐसे निकलता है। तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, तुम अपनी दुनिया में खोए हुए हो, मैं समझा रहा हूँ। साइज ऑफ ग्लोबुलिन कौन है ये भाई, कौन है भाई, नाम देख लूं उसका जरा एक बार में, साइज ऑफ ग्लोबुलिन, अमन। अमन बेटा, रिसर्च में जाना है क्या, साइज ऑफ ग्लोबुलिन पढ़ेगा, तो साइज ऑफ तू सब चीजें पढ़ेगा। ठीक है, साइज ऑफ एल्ब्यूमिन क्यों नहीं पूछा,
साइज ऑफ प्रोथ्रोम्बिन फिब्रिनोजन क्यों नहीं पूछा तूने, ग्लोबली नहीं क्या पूछा? हाँ, तो दुनिया में खोए हुए हो, तो मैं कह रहा हूं तुम्हारी दुनिया मेरी दुनिया में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उन लोगों से इतने सालों से जुड़ा हुआ हूं जो जो सपना देखते हैं, ठीक है, वो सपना मेरे अराउंड रोटेट करता है, ठीक है। तो उस चीज को मुझे पता है कि एक बच्चे की दुनिया में क्या क्या चीजें होती है पहले, क्योंकि एक साल मैंने भी वो जिया था। और फिर मैं उसको कोरिलेट करता हूँ बच्चों से जो हर साल तैयारी चालू करते हैं और फिर नीट का एग्जाम दे करके मुझसे डिस्कशन तैयारी चालू करते हैं, उसके बीच में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। तो वो चीजें मतलब मैं समझ पाता हूँ कि क्या है। तो इसलिए अभी कुछ मत सोचो दुनिया में क्या चल रहा है, मतलब तूफान भी आने वाला है, भूचाल भी आने वाला है, भूकंप भी आने वाला है, सब भूल जाओ। इतना सोचो कि मेरा पहला टेस्ट आने वाला है, बस। सेकंड टेस्ट आने वाला है, थर्ड टेस्ट आने वाला है, ठीक है। सर के नोट्स एनसीईआरटी, ठीक है, जो सर प्रैक्टिस के लिए एडवांस और डोपा बोल रहे हैं, ये तो मुझे करनी ही है। समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ये चीज मैं अभी बाद में कराता हूँ इसको तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है भाई, प्रोटीन हमारा कंप्लीट हो गया। ब्लड शुगर, ब्लड शुगर सभी जानते हो, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल सभी जानते हो, लगभग 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास होती है एक नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिखना चालू करता हूँ। नंबर 2, ब्लड शुगर के बारे में हल्का पता होना चाहिए आपको। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बारे में, ब्लड यूरिया, ये 2-3 चीजें तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर मैं ब्लड शुगर लेवल की बात करता हूं तो नॉर्मल लेवल क्या होता है जरा बताओ? 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये कह सकते हो 100 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है, ये बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, ठीक है। अगर इसका लेवल इंक्रीज हो गया, इसका लेवल क्या हो गया? इफ इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, इसको क्या बोलेंगे? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर माने ज्यादा, ग्लाइसी मतलब ग्लूकोज, मिया मतलब ब्लड, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। और ये कब होता है हाइपर ग्लाइसीमिया? डायबिटीज मलाइटस के केस में। बस इतना याद रखो, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल की बात करता हूं, नॉर्मल ब्लड कोलेस्ट्रॉल, देखो एक बात ध्यान रखना, जितना कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, ठीक है, हाँ, जितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए उतना कोलेस्ट्रॉल हमारे लिवर में बनता है, ठीक है, लिवर में बनता ही है जितनी जरूरत है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए। पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल में, पढ़ा भी चुका हूं वैसे तो मैं, ठीक है। कहाँ बनता है? प्रोड्यूस्ड इन लिवर, लिवर में बनता है। नॉर्मल लेवल क्या है इसका? नॉर्मल लेवल, नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू है। लगभग इतना होना चाहिए ब्लड के अंदर, ठीक है, नॉर्मल वैल्यू इन ब्लड। ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यू ये है। हाँ, अगर ये ज्यादा हो जाता है, अब ज्यादा कैसे होगा सर? जितनी जरूरत है उतना लेवर बना रहा है मेम्ब्रेन की स्टेबिलिटी के लिए, पर आप बाहर से भी तो कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा खा जाते हो, ठीक है। जब बाहर से बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा जाओगे तो
आपकी आर्टरी वेन में डिपॉजिट होगा, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर हो जाएंगे, सीएडी हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिसीज जो पढ़ाऊंगा सर्कुलेटरी सिस्टम में लास्ट में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल वैल्यू आपकी पता होनी चाहिए। इसलिए दो टाइप के आपके फैट भी होते हैं, मतलब गुड फैट और बैड फैट, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ध्यान रखना है आपको। जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं वो गुड फैट होते हैं, और लो डेंसिटी वाले होते हैं वो बैड फैट होते हैं, जो बायोमोलिक्यूल में मैंने कराए भी थे। ठीक है, और अभी बायोमोलिक्यूल मेरा सैटरडे को है सेशन, 15 अगस्त वाले दिन, तो उस दिन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाऊँ, बस तुम्हें इतना नॉर्मल याद रखनी है। ब्लड यूरिया, ब्लड यूरिया लेवल कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी, आपको याद है 20 से लेकर के 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड कह सकते हो, 100 ml ऑफ ब्लड, 100 ml ब्लड के अंदर लगभग इतना आपका यूरिया होता है। ठीक है, ये नॉर्मल वैल्यू है, तो नॉर्मल को हम मिडिल वैल्यू लिख सकते हो 30 मिलीग्राम पर 100 ml, ये नॉर्मल वैल्यू आ गई। हाँ, अगर इससे ज्यादा हो गया, ठीक है, कंडीशन लिख रहा हूं, इफ इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, वो कब इंक्रीज होगा, जब किडनी प्रॉपर काम नहीं करेगी, तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं यूरीमिया, यानी इंक्रीज यूरिया इन ब्लड, समझ रहे हो, इंक्रीज यूरिया इन ब्लड। ठीक है, तब यूरेमिया कब होता है, जब किडनी प्रॉपर वर्क नहीं करती, प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, बीपी कम हो गया, बहुत सारे केस होते हैं। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू इतनी होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ब्लड के अंदर, ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है ब्लड में, ब्लड के अंदर हार्मोन हो सकते हैं, ब्लड के अंदर गैसेस हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 लिख देता हूँ, नंबर 5, ब्लड हॉर्मोन्स एटसेट्रा करता हूँ, ईटीसी एटसेट्रा, ये सब चीजें क्या होती हैं, आपके ब्लड में होती हैं, जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है, ऑर्गेनिक कंपोनेंट का पार्ट है। यहां तक कोई डाउट है, ब्लड की यूनिट, तुम अब कहां, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, यहीं आ जाओ वापस। 250 ml ब्लड होता है उसके अंदर, एक यूनिट के अंदर। चलो तुम टॉपिक पर आओ। अब देखो, ये तो समझ में आ गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं, जैसे आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मा क्या होता है, आप जानते हो ब्लड में दो चीजें होती हैं, प्लाज्मा होता है, ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। तो ब्लड में से अगर तुम ब्लड सेल को निकाल दोगे तो बचेगा प्लाज्मा, तो प्लाज्मा इक्वल टू क्या होगा, ब्लड माइनस, अगर तुम ब्लड में से माइनस कर दो फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड, अरे क्या हो रहा है भाई, फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब है सेल्स, ब्लड सेल्स, अरे यार पूरा ही लिखूं, अगर तुम ब्लड में से ब्लड सेल्स को निकाल दोगे तो प्लाज्मा बच जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, सीरम क्या होता है, अब तुम प्लाज्मा जो बच गया ना उसमें से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल दो, प्लाज्मा माइनस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, तो क्या बच जाएगा, सीरम बच जाएगा, येलो कलर का होता है। सर लिम्फ क्या होता है, अब ब्लड में से तुम तीन चीजें निकाल दो ब्लड माइनस आरबीसी, डब्ल्यूबीसी माइनस, हाँ आरबीसी, प्लेटिलेट्स,
प्लस मैक्रो बड़े साइज की प्रोटीन। तुम 3 को निकाल दो तो क्या बचेगा, लिम्फ, या ऐसे भी समझा सकते हो उसको। ठीक है, आप एक बीकर ले लो, एक फनल लो, इस फनल में आपने ले लिया ब्लड, ब्लड भर दिया आपने फनल के अंदर, समझना, फनल में आपने ब्लड भर दिया। अब आप क्या कर रहे हो, जब फनल से ब्लड निकलेगा, जब फनल से ब्लड निकलेगा, आपने 2 फिल्टरिंग यूनिट लगाई है। एक फिल्टरिंग यूनिट ये लगाई है आपने, ये एक फिल्टरिंग यूनिट ये लगाई है आपने। ठीक है, यानी ब्लड सेल्स यहां पर रह गए, ब्लड सेल्स, और नीचे आ गया प्लाज्मा। इनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, या आपने क्या काम किया, प्लाज्मा में से भी किसको निकाल दिया, क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में होते हैं। तो क्या बच गया, सीरम। ठीक है, अब दूसरी चलनी ली आपने, इसके अंदर 3 चीजें निकाल दी आपने यहां पर। इसमें आरबीसी है, प्लस प्लेटिलेट्स हैं, प्लस प्रोटीन है, मैक्रो प्रोटीन बड़े वाले हैं। तो बचेगा क्या नीचे, लिम्फ। भाई आरबीसी तो निकल गया, कैसा कलरलेस होगा। ठीक है, कलरलेस होता है, क्योंकि आपने क्या कर दिया भाई, यहां से आरबीसी तो निकाल लिया आपने, तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, सीरम येलो कलर का होता है, येलो, हल्का येलोइश, लाइट येलो कलर का होता है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, ब्लड को छान दिया, ब्लड में से ब्लड सेल्स और प्लाज्मा अलग कर लो, और प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर अलग कर लो, सीरम बचेगा। ठीक है, ब्लड में से आपने आरबीसी, प्लेटलेट्स, मैक्रोप्रोटीन ऊपर छोड़ दिए, नीचे क्या रह गया, लिम्फ रह गया, जो कलरलेस होता है। यानी लिम्फ में क्या होगा, डब्ल्यूबीसी लिम्फ में बहुत ज्यादा होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होंगे, आरबीसी नहीं होंगे, बट डब्ल्यूबीसी यहां पर भर भर के होंगे, प्रेजेंट होते हैं लिम्फ के अंदर। तो इससे समझ में आ गया कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो आप इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, नहीं, प्लाज्मा का कलर येलो क्यों होगा, विस्कस कलर का होता है हल्का सा। ठीक है, विस्कस होता है, येलो टर्म तो नहीं करेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी में डाल रखा है इसका, एग्जैक्ट मैं दिखा देता हूं। हाँ, स्ट्रॉ कलर, स्ट्रॉ कलर टर्म यूज करते हैं इसके लिए। स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड होता है, लिख देता हूं। स्ट्रॉ कलर विस्कस फूड होता है प्लाज्मा, येलो कलर, ठीक है, सीरम, क्लॉटिंग फैक्टर निकल गए और ब्लड सेल्स ऊपर रह गए। ठीक है, अब तुम्हें सारी चीज समझ में आ गई, कहां पर क्या होता है, कैसा होता है। अब बताओ, यहां तक कोई डाउट है, एकदम क्लियर है। अब एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्लाज्मा वाला। अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट।
फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं ब्लड सेल्स। हाँ बेटा, हमेशा क्लॉटिंग फैक्टर इनएक्टिव होते हैं, एक्टिव कभी होते ही नहीं। एक्टिव तब होते हैं जब क्लॉटिंग करानी होती है। क्लॉटिंग फैक्टर हमेशा कैसे होते हैं? इनएक्टिव। कैसे होते हैं? ऑलवेज इनएक्टिव। जब क्लॉटिंग करानी होती है तभी एक्टिव होंगे, नहीं तो इंसान का मामला ही खराब हो जाएगा। क्लॉटिंग फैक्टर हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। देखो कंपलसरी लगाना क्या क्या है देख लो। कंपलसरी आपको नीट एडवांस और डोपा लगाना है, कंपलसरी है। ठीक है, थ्योरी हम पूरी लिखा ही रहे हैं आपको, तो सोचने की बात ही नहीं है कोई। सर लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल आर डिफरेंट। देखो बी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल एक ही बात होती है, पर बी लिम्फोसाइट दो टाइप की होती हैं, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव। जो एक्टिव बी लिम्फोसाइट होती हैं उनको प्लाज्मा सेल बोलते हैं, जो इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट होती हैं उसको मेमोरी सेल बोलते हैं। बस ये अंतर होता है। सर नीट एडवांस आ गई घर, डोपा नहीं आया। डोपा आएगा दोबारा, सेकंड राउंड में आएगा। चलो, यहां तक कोई डाउट है? नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। अब आ जाओ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करता हूं तो टोटल ब्लड का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। टोटल ब्लड का 45% फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। इसमें पहले मैं पढ़ाऊंगा एरेथ्रोसाइड और फिर पढ़ाऊंगा मैं ल्यूकोसाइड, जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। इरेथ्रो मतलब क्या होता है? रेड। साइट मतलब सेल। इरेथ्रो मतलब रेड, साइट मतलब सेल्स, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, हाँ, आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स। प्लाज्मा सेल्स में क्लॉटिंग फैक्टर होता है। प्लाज्मा सेल्स नहीं होती बेटा, प्लाज्मा इज अ फ्लूइड। समझ में आया? अभी तुम समझ ही नहीं पा रहे हो यार। मैंने फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर सेल्स होती हैं सारी। भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तो फॉर्म्ड एलिमेंट में आते हैं। तो भाई ब्लड में से सेल्स को निकाल दोगे, प्लाज्मा बचेगा। तो प्लाज्मा में सेल कहां से आ गई? प्लाज्मा को सेल थोड़ी ना बोलेंगे। क्लियर है? हाँ, फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन टाइप की सेल्स आ गई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। प्लाज्मा विदाउट सेल होता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो मैंने करा दिए हैं। अब फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं। ब्लड सेल्स तीन टाइप के होते हैं, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो तीनों को बढ़ाऊंगा और फिर थ्रोम्बोसाइट के साथ साथ मैं क्लॉटिंग करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे, सीक्वेंस ये रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नंबर ऑफ आरबीसी। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा नंबर कोई होता है, ठीक है, तो आरबीसी का नंबर होता है। एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिलियन, थाउजेंड नहीं, 5.5 मिलियन आरबीसी जरा से एक 1 mm क्यू में होते हैं। ठीक है, यस। तो नंबर ऑफ आरबीसी की बात करता हूं। इन हेल्दी ह्यूमन अप्रोक्सीमेटली 5.5, 5.5 पर MMQ आरबीसी होती है। इन हेल्दी ह्यूमन 5.5 मिलियन पर MMQ आरबीसी होती है। 5.5 मिलियन पर MMQ आरबीसी होती है एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। बहुत होते हैं बेटा, ठीक है, हाँ, 5.5 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आरबीसी के स्ट्रक्चर की मैं बात करूं
फ्रंट से देखोगे तो आरबीसी इस तरीके से गोल होगी, साइड से देखोगे ना तो आरबीसी कुछ ऐसे होगी, ऐसे, ऐसे होगी, ऐसे होता है। फ्रंट व्यू ऐसा होगा, साइड व्यू ऐसा होगा। बाय कॉनकेव, बाय का मतलब बोथ डायरेक्शन में, ऊपर से भी और नीचे से भी। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर होगा, बाय कॉन केव, बाय कॉनकेव होते हैं, बाय कॉनकेव दोनों तरीके से गुफा बनी होती है, दबी हुई होती है, बाय कॉनकेव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो क्लियर है बिल्कुल। हाँ, अगर मैं इसके डायमीटर की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर मैं पूरे डायमीटर की बात करूंगा लगभग 8 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, अप्रोक्सीमेटली 8 माइक्रोमीटर के आसपास डायमीटर अप्रोक्सीमेटली होगा इसका। ये पूछा नहीं जाता, बस बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, चलो ये बताना चाहिए। अच्छा, आरबीसी के अंदर भरा क्या है, ये सब तुम्हें दिख रहा है ना, आरबीसी के अंदर क्या है, ये सब क्या है? मिलियंस मॉलिक्यूल। कितने मिलियंस होते हैं? 280 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। एक आरबीसी में कितने मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के? 280 मिलियंस मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। टू एट्टी मिलियंस मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमो, भाई आरबीसी में 280 मिलियन मॉलिक्यूल होते हैं एक आरबीसी में हीमोग्लोबिन के। ठीक है, अगर मैं तुमसे कहूं कि आरबीसी के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है एनारोबिक, जरा बताओ। आरबीसी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या एनारोबिक? जल्दी बताओ। नो रेस्पिरेशन, नो रेस्पिरेशन, एरोबिक। भाई ऑक्सीजन तो भर भर के भरी पड़ी है, हीमोग्लोबिन है तो ऑक्सीजन की तो कमी है ही नहीं इसके पास भाई। ऑक्सीजन आरबीसी में भरी हुई होती है, आरबीसी का काम ही है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। आप बताओ एरोबिक या एनारोबिक? तुम कंफ्यूज हो रहे हो यार। 7 नहीं होता, 7.5 होता है बेटा, उसको हम, हाँ उसको 8 ही लिख देते हैं, टोटोरा में पढ़ोगे तो 8 दे रखा है, वैसे छोटी किताबों के लेवल पे 7.5। ठीक है, अब बताओ मुझे, जल्दी बताओ, एरोबिक या एनारोबिक? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को भर भर के लेके जाता है। कंफ्यूजन है इसका मतलब बहुत सारे बच्चों को। ठीक है, मैं बता देता हूं बेटा, हीमोग्लोबिन तो होता है पर आरबीसी के अंदर ध्यान रखना है न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इसीलिए आरबीसी के अंदर भाई एरोबिक साइकिल कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। भाई क्रैफ साइकिल कहां होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एटीसी कहां होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, ओनली ग्लाइकोलिसिस होगी। ठीक है, हाँ। यानी अगर मैं आरबीसी की बात करता हूं, यहां पर मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिज्म में कौन सा मेटाबॉलिज्म होगा? एनाबॉलिज्म है कैटाबॉलिज्म? कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ये पूछा क्या क्वेश्चन है भाई? कैटा मतलब टूटना, यानी टूटने की प्रोसेस हो रही है, मतलब यहां पर ग्लाइकोलिसिस प्रेजेंट है। ग्लाइकोलाइसिस प्रेजेंट है ओनली। ठीक है,
और कुछ नहीं होगा, क्रैश साइकिल ईटीसी यहां नहीं चलेगा, ठीक है। रेस्पिरेशन कौन सा होगा? ओनली एनारोबिक रेस्पिरेशन। भाई कैटाबॉलिज्म क्यों बोला? क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है पायरुबिक एसिड में, एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ओनली एनारोबिक, एरोबिक नहीं होगा, क्योंकि माइट्रोकॉन्ड्रिया यहां पर क्या है? एब्सेंट। माइट्रोकॉन्ड्रिया यहां पर क्या है? एब्सेंट। आरबीसी के पास माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता, ठीक है, और क्रेब्स साइकिल वगैरह सब माइट्रोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, इसलिए आरबीसी के अंदर ओनली और ओनली कैटाबॉलिज्म होता है, ग्लाइकोलिसिस होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म तो मिलता है आरबीसी में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप से कर पाओगे। अच्छा, आरबीसी का साइज एंड शेप, तो साइज की बात करते हैं, साइज एंड शेप कैसा होगा आरबीसी का? भाई बाइकॉनकेव होगी, विदाउट न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। एनसीईआरटी क्या लिखती है? इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी अधिकांश मैमल्स के अंदर, यानी अपवाद, एक्सेप्शनल केस सब जगह हैं। इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर बी सी आर, आरबीसी कैसे होते हैं? बाय कॉन केव विदाउट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स। मतलब कुछ भी नहीं होता उसके पास भाई। अच्छा, नेचर ने आरबीसी को बाइकॉनकेव क्यों बनाया? क्योंकि बाइकॉनकेव की वजह से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। बाइकॉनकेव क्या काम कर रहा है? बाइकॉनकेव क्या काम कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया। बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर क्या कर रहा है? सरफेस एरिया बढ़ाने का काम कर रहा है। अच्छा, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इससे क्या फायदा है? भाई आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रही है, सोचो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मैक्सिमम ऑक्सीजन को खुद ही खा जाएंगे, तो नेचर ने पहले इनको बाहर निकाला कि भाई तुम बाहर निकलो, ठीक है। समझ में आया? हाँ, यानी इसका मेन काम क्या था? इसकी वजह से क्या होगा? रिड्यूस होगा रिड्यूस यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आरबीसी। इस वजह से यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि इनको रिड्यूस करना था, ठीक है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक मतलब आरबीसी के बारे में क्या होना चाहिए। यहां तक कोई डाउट है? हाँ, चलो। ओके, अच्छा हीमोग्लोबिन आ जाओ। हीमोग्लोबिन वैसे मैंने वहां भी करा दिया है आपको, रेस्पिरेशन के अंदर, तो दोबारा से करना चाहते हो तो बताओ। रेस्पिरेशन में तो मैंने करा दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ, तो एक लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, तो बेसिक बातें तो लिख ही दूं मैं। हीमोग्लोबिन आप जानते हो दो चीजों के मिलने से बनता है, हीम और ग्लोबुलिन। भाई हीम, ठीक है, हाँ, हीम होगा और ग्लोबुलिन प्रोटीन होगी, हाँ, ग्लोबिन प्रोटीन होगी, हाँ, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। वो पॉलीपेप्टाइड होगी, 4 पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, हीम और ग्लोबिन। ये लगभग 4% के आसपास होगा। ग्लोबिन प्रोटीन होगी वो 96% के आसपास होगी।
ठीक है। हीम दो चीजों के मिलने से बनता है। हीम किस किस के मिलने से बनता है, जरा बताओ। हीम किस किस के मिलने से बनता है, पढ़ाया था मैंने। इसमें क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड्स होंगे, दो अल्फा दो बीटा चेन, ये बस आपको याद रखने हैं। हीम के अंदर एक तो आयरन होगा, Fe2 पॉजिटिव, और साथ में क्या होगा, पोर फायरिन रिंग, पोर फायरिन रिंग। ठीक है। और अगर मैं ग्लोबिन की बात करता हूं तो उसमें दो अल्फा चेन होती हैं, दो अल्फा चेन, और दो होती है इसमें बीटा चेन। अल्फा चेन के अंदर 141 अमाइनो एसिड होते हैं, बीटा चेन बड़ी होती है, 146 अमाइनो एसिड होते हैं। ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हमेशा ऑक्सीजन किससे बाइंड करती है, हीम से बाइंड करती है। और CO2 किससे बाइंड करती है, इन पॉलीपेप्टाइड, चार पॉलीपेप्टाइड होती हैं, दो अल्फा चेन दो बीटा चेन, इनसे बाइंड करती है। ये सब चीजें बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, 4% हीम होता है और 90% ग्लोबिन प्रोटीन होती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। हाँ, यस। फेरस, फेरस होगा, फेरिक नहीं होगा, फेरस बोलोगे इसको, Fe2 पॉजिटिव को फेरस। फेरस, फेरिक, रिक मतलब रिच, रिच मतलब 3 पॉजिटिव। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी बनती क्या है और फॉर्मेशन को हम बोलते क्या है, इरेथ्रोपोइसिस। याद आ गया, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन इरेथ्रोपोइसिस कराता है। इरेथ्रोपोइसिस कहाँ होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो इनिशियल फॉर्म में जो आरबीसी बनती है, भाई उसके बॉडी में ऑर्गन तो बनते ही नहीं है, भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, तो इनिशियल में एक थैली बनती है, इसको योक सैक बोलते हैं। तो योक सैक में स्टेम सेल्स होते हैं, मैं बताता हूँ। ठीक है, इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो स्टेम सेल से बनती हैं, तो स्टेम सेल प्रेजेंट इन योक सैक। तो योक सैक में आरबीसी बनेगी। ठीक है, इसके बाद आरबीसी कहां बनती है, इनिशियली, इसके बाद लीवर एंड स्प्लीन। यानी स्टार्टिंग में एम्ब्रियो में स्टेम सेल कहां होती हैं, योक सैक में होती हैं, फिर यहां से माइग्रेट करके लिवर और स्प्लीन में चली जाती हैं, फिर वहां आरबीसी बनती है। ठीक है, कब तक, जब तक कि बोन मैरो नहीं बन जाता। फिर एडल्ट के अंदर आ जाओ, इन एडल्ट रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो इन एडल्ट, रेड बोन मैरो। चलो, ये चीज तो समझ में आ गई आपको। अब दिखा भी देता हूँ रेड बोन मैरो बनता कैसे, होता कैसे। मान लो ये कोई बोन है, बोन के अंदर इस तरीके से प्लेट्स होते हैं, ट्रैबिकुले। इनके अंदर होते हैं रेड बोन मैरो। भर के देखो, अरे भाई, अब नहीं निकलेगा। इसमें भरा हुआ रेड बोन मैरो, और इस रेड बोन मैरो में होते हैं स्टेम सेल्स। कलर डार्क दिखाना होगा।
बस यही स्टेम सेल जो होते हैं ना, इनसे सारी सेल बन जाती हैं। यस, इन्हीं से ल्यूकोसाइट बनती हैं, इन्हीं से रेथ्रो, इन्हीं से थ्रोम्बो, मतलब सब इन्हीं से बनते हैं। कैसे बनते हैं मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्टेम सेल्स हैं। इन्हीं से बनते हैं स्टेम सेल से। इरेथ्रोब्लास्ट, इरेथ्रो ब्लास्ट, पहले ब्लास्ट लगाना है। ब्लास्ट का मतलब किसी भी सेल के आगे ब्लास्ट लगा हुआ है ना, समझो इरेथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट, मेगा कैरियो ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब एक ऐसी सेल जो कंटिन्यू डिवाइड करती है, इमैच्योर है, बहुत तेजी से डिवीजन करती है, वो ब्लास्ट है। जैसे ल्यूकोब्लास्ट, ल्यूको ब्लास्ट, तेजी से डिवाइड करने वाली सेल। जैसे मेगा कैरियोसाइट्स, इस तो डायरेक्टली बन जाते हैं, ठीक है। इरेथ्रोब्लास्ट से बनते हैं इरेथ्रोसाइट्स। साइट आ गया मतलब मैच्योर है, ठीक है। ल्यूकोब्लास्ट से बनते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स से बनते हैं प्लेटेलेट्स। ये आपको पता होना चाहिए कौन किससे बनता है। इरेथ्रोब्लास्ट से बनते हैं इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोब्लास्ट से बनते हैं, यस, ल्यूकोब्लास्ट से बनते हैं बेटा, हाँ। ये बोन मैरो, रेड बोन मैरो भरा तो है, रेड कलर का रेड बोन मैरो है। और सेंटर में होता है येलो बोन मैरो। यहां पर होता है येलो बोन मैरो, यहां सेंटर के अंदर। सेंटर में होता है येलो बोन मैरो, हेड पर होता है, ठीक है, लॉन्ग बोन के हेड पर, लॉन्ग बोन्स हैं सारी, लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन के हेड में यह रेड बोन मैरो होता है, और रेड बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं। इन्हीं स्टेम सेल से रेथ्रोब्लास्ट, ल्यूकोब्लास्ट और मेगा कैरियोसाइट सेल, इनसे बनते हैं आरबीसी, इनसे बनते हैं डब्ल्यूबीसी, इनसे बनते हैं प्लेटेलेट्स। ये एक्चुअल में मैकेनिज्म होता है। अब रेटिकुलोसाइट भूल जाओ, ठीक है। अच्छा, पुराने नोट्स होंगे तुम्हारे पास मेरे, ठीक है। नोट्स अपडेट हो गए हैं बेटा, अब रेटिकुलोसाइट का जमाना गया। स्प्लीन स्टमक के ठीक नीचे होता है। स्प्लीन का पोजीशन स्टमक के जस्ट नीचे, मैं दिखा देता हूं पोजीशन। मान लो ये आपका स्टमक है, जे शेप। नहीं आएगा। ये स्टमक होता है, स्टमक के ठीक यहां पर होता है स्प्लीन। स्टमक के नीचे यहां पर लगा होता है स्प्लीन, ठीक है। सैक है बेटा, सैक, SAC, सैक, योक सैक। और तूने बिल्कुल 12th पढ़ी नहीं है क्या? 12th में जब एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियो के अंदर एक थैला बनता है, ऐसा थैला, ऐसा, ये एम्ब्रियो बन रहा है, ये एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो में ये होता है योक सैक, इसी के अंदर फूड होता है और सी के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं।
यही स्टेम सेल कुछ समय तक yolk sac में होते हैं, तब आरबीसी बनाएंगे, और जब एम्ब्रियो बड़ा हो जाता है, लीवर और स्प्लीन बन जाते हैं, तो यही स्टेम सेल चले जाते हैं लीवर और स्प्लीन के साथ। इनसे कहते हैं भी कुछ समय शरण दे दो, जब तक कि मेरा परमानेंट घर नहीं बन रहा, फिर इनके अंदर रह करके रेथ्रोपोइसिस करते हैं। फिर रेड बोन मेरो बन जाता है, तो वहां से बाय बाय कह करके यहाँ पर ट्रांसफर ले लेते हैं परमानेंट, और फिर लाइफ टाइम सेल्स को बनाते हैं, यही स्टेम सेल्स। और पूछो। मैक्रोफेज क्या होते हैं? भक्षण कोशिकाएं जो सेल फैगोसाइटोसिस करती हैं। जो सेल लॉन्ग लॉन्ग बोन है बेटा, लंबी हड्डियां, लॉन्ग बोन्स के अंदर रेड बोन मैरो होता है। आरबीसी में वो एंजाइम होते हैं जो ग्लाइकोलिसिस को रन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम तो होंगे ना। समझ रहे हो? ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम होंगे क्योंकि ग्लाइकोलिसिस हो रही है, ठीक है, तो ग्लूकोज टूटेगा, उसके अंदर कैटाबॉलिज्म हो रहा है कंटिन्यू। एनाबॉलिज्म इनिशियल फेज में होता है, जब तक आरबीसी मैच्योर नहीं हो रही तब तक तो एनाबॉलिज्म भी होगा, तब तक एरोबिक रेस्पिरेशन भी होगा, तब तक न्यूक्लियस भी होगा, तब तक आरबीसी के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी होंगे। धीरे 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 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स गायब होते हैं। फिर न्यूक्लियस हीमोग्लोबिन को तेजी से बनाता है। जब हीमोग्लोबिन से आरबीसी बन जाती है, तब न्यूक्लियस एक्सोसाइटोसिस से, एक प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस, उसके थ्रू आरबीसी को बाय बाय कह के निकल जाता है, और आरबीसी रह जाती है सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ। फिर आरबीसी में ओनली कैटाबॉलिज्म बचेगा और कुछ नहीं बनता, क्योंकि बनाने के लिए न्यूक्लियस चाहिए। अब न्यूक्लियस जा चुका है, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जा चुके हैं, अब बस उसमें हीमोग्लोबिन भरा हुआ है जो ऑक्सीजन को लाएगा, समझ रहे हो, और एनर्जी के लिए ग्लाइकोलिसिस होती रहेगी, कैटाबॉलिज्म होता रहेगा उसमें। येलो बोन मैरो सेंटर में होता है। देखो इमरजेंसी पड़ने पर यही येलो बोन मैरो रेड बोन मैरो में मिक्स हो जाता है, उसके अमाउंट को बढ़ा देता है। अब इतने सारे तुम डाउट पूछोगे, एक आध के तो छूटेंगे यार। सर सर एक हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन CO2 दोनों बाइंड हो सकते हैं एक टाइम पर। अरे रेस्पिरेशन में कितना अच्छे से समझाया बेटा मैंने। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से एक बार में या तो ऑक्सीजन बाइंड करेगी या CO2 बाइंड करेगी, पर एक आरबीसी के अंदर ऑक्सीजन और CO2 दोनों बाइंड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक आरबीसी के अंदर मिलियंस मॉलिक्यूल होते हैं हीमोग्लोबिन के, पर एक हीमोग्लोबिन से सिर्फ या तो ऑक्सीजन या CO2 बाइंड करेगी। क्लियर है बिल्कुल? लॉन्ग बोन ही होते हैं क्या? RBM, पता नहीं क्या लिख रहा है विकास। बेटा लॉन्ग बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है। जितनी भी लॉन्ग बोन होती है, लंबी हड्डियां, उनके हेड में रेड बोन मैरो होता है, और रेड बोन मैरो के अंदर ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि स्टेम सेल उन्हीं के पास होती है। हाँ प्रिंस, मैं समझ गया तेरी बात, मन तो करता ही है, लेकिन अब एक्चुअल में मैं, अब तुम देखो, मैं ये तुम्हें मतलब सब चीजें पढ़ाऊंगा ना। जैसे अब मैं ब्लड, पहले मैं, तुम्हें याद है, तुम्हें बताया था मैंने एक बार, जब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ाना, शायद ये बात है 2005-6 की, 4-5-6 की ऐसी बात होगी, ठीक है, जब स्टार्ट किया था, तब सर्क्यूलेटरी सिस्टम को मैंने 21 क्लासों में कराया था। 21 क्लासों में सर्क्यूलेटरी सिस्टम, क्योंकि बच्चों को जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। तो बच्चे मतलब बहुत इंटेलिजेंट थे, मतलब उनसे कुछ भी पूछ लो। उनको मैंने इंटरनेशनल बुक्स की सारे कंसेप्ट करा दिए थे, टॉटोरा, गैनोंग, एल्बर्ट, और ये किताबें पढ़ा, मस्त किताबें पढ़ाता था मैं, मजा आता था बच्चों को। पर वो उससे सेलेक्ट नहीं हो पाए, समझ रहे हो? ज्ञानी तो बन गए,
पर सिलेक्शन से दूर हो गए। ठीक है, तब मैं धीरे धीरे, जब मैं पढ़ाना चालू किया, तो पहली साल थी मेरी, ठीक है, मुझे बस पढ़ाने से मतलब था। पर कोई, जब कई साल पढ़ा लेते हो ना, तब आप समझते हो कि आप पढ़ा क्यों रहे हो। पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हो या इन बच्चों के सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हो। भाई शुरू में टीचर होता है ना, वो ये नहीं सोच के पढ़ाता कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तभी तो एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। उसको तो ये सोच के पढ़ाना है कि मेरा फीडबैक अच्छा आ जाए, जिससे मेरी नौकरी चलती रहे। तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, भाड़ में जाओ। बस मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, क्योंकि अब तो इतने सालों के अंदर मैंने इतने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर चुका हूँ, इतने जूनियर टीचर्स को ट्रेंड किया है। आकाश में था तब देखता था, बट मतलब मेन लोग करते क्या थे, नए टीचर्स आकर के यही काम करते थे, बस मजा आना चाहिए। बस टीचर का फीडबैक सही हो जाए तो उसकी नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। पर धीरे धीरे फिर उनको ट्रेंड किया, हमने कहा बेटा मतलब तुम लोग जो आते हो, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा फीडबैक अच्छा आ रहा है, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, ठीक है, पर तुम बताओ, एक बच्चा, एक पेरेंट्स इतने विश्वास से तुम्हारे पास आ रहा है, सिलेक्शन के लिए आ रहा है ना, तो मजे से सिलेक्शन नहीं होगा। अब तुम्हें यह सीखना है कि बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा। अब तुम्हें वो पढ़ाना है जो एक्चुअल में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो अब तुम इस पर लगो। तो ये बेटा एक दिन में नहीं आता, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, तो बच्चे को भी बड़ा मजा आता है। तो हम लोग इसलिए मतलब कोशिश करते हैं बच्चे को समझाने की। तभी तो बहुत मैटर करता है कि आप जो टीचर से पढ़ रहे हो वो मजा दिला रहे हैं या वाकई में हाईली एक्सपीरियंस टीचर हैं, जिन्होंने वाकई में सिलेक्शन रेशियो अच्छा दिया है। रेशियो, भाई अगर मैं 1 लाख बच्चों को पढ़ाता हूं तो बाय डिफॉल्ट उन 1 लाख बच्चों में 1,000 बच्चे तो इंटेलिजेंट आ ही जाएंगे बाय डिफॉल्ट। जिनको मैं पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं वो सिलेक्शन देंगे ही देंगे। उनका सिलेक्शन मेरे पढ़ाने से नहीं होता, समझ रहे हो। हाँ, वो तो सिलेक्शन देंगे ही देंगे, उनको तो एक सिस्टम चाहिए था बस, बाय डिफॉल्ट। समझ में आ गया। पर अगर मैं 100 बच्चे पढ़ा रहा हूं और 100 में से 50 बच्चों को सिलेक्शन दे रहा हूं, 1000 नहीं, सिर्फ 50 का, 50% सिलेक्शन दे रहा हूं। तो यहां पर सिलेक्शन के अंदर टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चीज बेटा समझ, ये बच्चा समझता नहीं है इस चीज को, ठीक है, कि सिलेक्शन रेशियो क्या है। समझ में आ गया। हाँ, अगर मैं 10 लाख बच्चों में से 1000 बच्चों का सिलेक्शन भी नहीं करा पा रहा, तो उतना तो होना चाहिए यार। ये तो बाय डिफॉल्ट मेरे कराने से तो वो अपने आप होता है वो तो। सिलेक्शन रेशियो आपका अगर तगड़ा है तो आपका रोल है। सिलेक्शन रेशियो अगर आपका तगड़ा नहीं है ना, तो आपका कोई रोल नहीं है। आप पढ़ाओ तब भी उतना सिलेक्शन आएगा, नहीं पढ़ाओ तब भी उतना सिलेक्शन आएगा। चलो करें स्टार्ट। हाँ, फीमेल लॉन्ग बोन है। अरे छोटी छोटी हड्डियां होती है, उनमें बोन मेरा थोड़ा बड़ा होता है तुम यार। चलो पढ़ाऊंगा अभी बोन्स, तुम्हें टेंशन मत लो, छोटी बड़ी हड्डियां सब पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि आरबीसी बनती कहां पर है। भाई जन्म होता है तो मृत्यु तो होनी ही होनी है। तो आरबीसी की लाइफ स्पेन 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद, 120 दिन के बाद स्प्लीन, कौन, अब मैं बना देता हूं यहां पर। ये आपका स्टमक है। 120 दिन के बाद ये होता है प्लीहा, जिसको हम स्प्लीन भी कहते हैं। स्प्लीन में दो तरीके के फ्लूइड होते हैं, एक रेड पल्प होती है जिसमें ब्लड भरा होता है, और एक वाइट पल्प होती है जिसमें लिम्फ भरा होता है। लिम्फ, लिम्फ बहुत डेंस क्वांटिटी में होता है स्प्लीन के अंदर। अब समझना, ये है स्प्लीन। तो 120 दिन के बाद जब आरबीसी स्प्लीन से गुजरती है, ठीक है, समझना, तो स्प्लीन के अंदर कौन होते हैं, मैक्रोफेज, आर बी सी। तो जब स्प्लीन से आरबीसी गुजरती है ना, तो स्प्लीन के अंदर कौन होते हैं, मैक्रोफेज।
भक्षण कोशिकाएं। वो आरबीसी का स्ट्रक्चर देखती हैं, स्ट्रक्चर बिगड़ा बिगड़ा होगा ना तो इस आरबीसी को तोड़ देंगे। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, किसमें तोड़ देंगे? हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन के अंदर। इस प्रोटीन का तो क्या कर लेंगे? डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन। अब हीम में भी दो चीजें होती हैं, क्या क्या होगा? आयरन Fe2 पॉजिटिव, ये लिवर में स्टोर हो जाएगा, लिवर में चला गया, स्टोर हो गया, काम में आ जाएगा। अब बचा क्या? पोरफ्रिन रिंग। बस ये टूटती हैं बहुत गंदी चीजों में, ये कन्वर्ट किस में होती है? कन्वर्ट इनटू टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, समझना, ये मैक्रोफेज स्प्लीन में होते हैं, इनको तोड़ देंगे, मार देंगे, और फिर ये सारा प्रोडक्ट कहां चला जाएगा? लीवर के पास, ये लीवर के अंदर। ये अगला प्रोसेस कहां हो रहा है? लीवर के अंदर। ये टूटा, टूटने के बाद आगे का मैकेनिज्म कहां हो रहा है? लीवर के अंदर। मतलब सारा मटेरियल हमने क्या काम कर दिया? लीवर में भेज दिया। भाई लीवर तुम देखो क्या करना है, तो लीवर भाई लग गए काम करने में। जैसे भाई, जैसे गाड़ी स्क्रैप होती हैं, तो जैसे मैंने, एक बाइक थी मेरी पुरानी, तो कल मैंने फोन किया, तो मैंने कहा यार देखो बाइक तो नई खड़ी हुई है, ठीक है, मैं बेच नहीं सकता, 15 साल हो चुके हैं, तो बाहर बेचूंगा क्रिमिनल क्राइम भी हो सकता है। तो मैंने, आप क्या क्या करते हो? सर हमारा नोएडा के अंदर स्क्रैपिंग हाउस है, और फिर वहां से इन सारा जो स्क्रैप होने के बाद जो मिलता है ना, लोड करके हम भेजते हैं रुड़की। वहां क्या होता है? वहां जो स्क्रैप मटेरियल होता है उसको सेपरेट किया जाता है, रिसाइकल का पार्ट अलग होता है, जो मतलब उसका फिर वहां पर अगला स्टेप वहां पर होता है। तो ये नोएडा है इनका, जहां पर इसको तोड़ा जा रहा है, मैक्रोफेज को, मैक्रोफेज आरबीसी को तोड़ रहे हैं। फिर इनको भेजा जाएगा लिवर के पास। लिवर भाई क्या करेंगे? भाई ग्लोबुलिन को अंदर डाइजेस्ट कर लेंगे और काम में यूज ले लेंगे, हीम में आयरन को स्टोर कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे टॉक्सिक मटेरियल बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन, यानी बाइल। बाइल, ये बाइल का पार्ट बनेगा, बिलिरुबिन ब्लूबर्डिन। याद हो, लिवर के बाइल के थ्रू ये धीरे से आपकी इंटेस्टाइन में डाल दिया जाता है, और वहां से फीकल मैटर पॉटी के साथ बाहर निकल जाता है, कुछ अमाउंट में अब्जॉर्ब भी हो जाता है, और आपके यूरिन के कलर को भी येलो कर देता है। अगर ये नहीं निकल पाया ना टॉक्सिक सब्सटेंस, तो आपके ब्लड में फैल गया, लिवर में कोई कमी हो जाएगी तो ब्लड में फैल जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगी, इंसान की मौत हो जाती है। ये पॉइजन है, समझ रहे हो? हाँ, ये पॉइजन है। तभी तो कहते हैं जब छोटा सा नन्ना मुन्ना बच्चा यूट्रस में होता है तो उसका हीमोग्लोबिन अलग होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ, उसमें बीटा चेन नहीं होती, गामा चेन होती है। पर जैसे ही जन्म होता है तो अब नया हीमोग्लोबिन नेचर कहती है कि भैया बीटा वाला चेन वाला हीमोग्लोबिन काम आएगा, अब तेरा गामा काम नहीं आएगा। तो पुराना ब्लड रिप्लेस होता है नए ब्लड से, तेजी से ब्लड रिप्लेस होता है, तो तेजी से आरबीसी टूटती है, तो तेजी से ये बहुत ज्यादा मात्रा में बन जाता है। इसलिए नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म होने के बाद पीलिया होता ही होता है, जॉन्डिस हर बच्चे को होता है। किसी को हंसता खेलता होता है, रिकवर कर जाता है, कोई बिगड़ जाता है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। पर जॉन्डिस सबको होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का रिप्लेसमेंट चलता है, ये मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। और समझ में आ गया? और ये फीकल मैटर और यूरिन से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए पेट साफ होना बहुत जरूरी है भैया। ये पॉइजन निकालने का काम करता है ये सारा सिस्टम। और तुम्हें शायद पता ना हो, नई जनरेशन, ये तुम्हारी उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, वैसे तो ये ओल्ड एज में होने वाली प्रॉब्लम है, पर तुम्हारी उम्र के बच्चों को कॉन्स्टिपेशन भर भर के हो रहा है, भर भर के, समझ रहे हो? और कॉन्स्टिपेशन शरीर में हजारों बीमारियों का रूट कॉज है। मतलब पेट से ही सारा मामला, तुम डॉक्टर बन जाओगे समझ जाओगे, सारी बीमारियां पेट से चालू होती हैं, चाहे वो हड्डियों की बीमारी हो, ब्रेन की बीमारी हो, समझ रहे हो, आपके मतलब मसल्स की बीमारियां हो, हार्मोन की बीमारियां हो, सब पेट। जिसका पेट ठीक है वो सब सही है, जिसका पेट खराब सब खराब।
समझ रहे हो, क्योंकि गट ही आपके न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। तो कॉन्स्टिपेशन मत होने दो, नहीं तो लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन रहा तो पाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, कॉन्स्टिपेशन से बचना है सबको। खूब डट के पानी पियो, डट के सलाद खाया करो, फाइबर खाया करो, मैदा खाना छोड़ दो। समझ रहे हो, कच्ची सब्जियां खाया करो, प्रोटीन अच्छे से खाया करो। हाँ बेटा, एडल्ट में भी स्टेम सेल होते हैं, स्टेम सेल ही तो बनाएंगे। स्टेम सेल ही योक सैक में होते हैं, स्टेम सेल ही लिवर स्प्लीन में होते हैं, स्टेम सेल ही बाय बाय कह करके रेड बोन मैरो में आ जाते हैं। ये बच्चा भी खोया पड़ा है। दो एक साथ होगी या नहीं हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन CO2? सर प्लीज। बेटा, एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से या तो 4 ऑक्सीजन बाइंड करेंगे या 4 CO2 बाइंड करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता 2 ऑक्सीजन 2 CO2 बाइंड कर जाए। नो, या ऑक्सीजन या CO2, दोनों नहीं हो सकते। राकेश हाँ बेटा, स्टेम सेल कई टाइप के होते हैं, मल्टीपोटेंट होते हैं, प्लूरोपोटेंट भी होते हैं, टोटीपोटेंट भी होते हैं। ठीक है, टोटीपोटेंट स्टेम सेल पूरी बॉडी को बना सकते हैं, पर ये टोटीपोटेंट नहीं है, प्लूरोपोटेंट है। हमारी बॉडी में जहां भी स्टेम सेल मिलेंगे प्लूरोपोटेंट मिलेंगे। टोटीपोटेंट स्टेम सेल सिर्फ और सिर्फ ब्लास्टुला स्टेज तक मिलते हैं मैक्सिमम। मॉरुला होता है 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज वाला, उसमें टोटीपोटेंट होते हैं जिससे पूरा एम्ब्रियो बन सकता है, वो टोटीपोटेंट है। उसके बाद के सेल्स होते हैं मल्टीपोटेंट हो सकते हैं या प्लूरोपोटेंट हो सकते हैं, टोटीपोटेंट नहीं हो सकते। ये सब टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स, सॉरी ये सब प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। चलो, एक बात तो खत्म हो गई। अब बात आती है WBC, यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। हाँ, WBC मतलब व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। टाइम हो गया है बेटा। प्लूरोपोटेंट स्टेम सेल्स वो होते हैं जो पूरी बॉडी को नहीं बना सकते, बॉडी के कुछ सेल्स को बना सकते हैं। ठीक है, टाइम हो गया है तो ये मैं आगे स्टार्ट करूंगा, पहले एनसीईआरटी कराऊंगा अभी मैं। क्या हो रहा है भाई, एनसीईआरटी करा के ही छोड़ूंगा मैं। अब आ जाओ, एनसीईआरटी जो सीक्वेंस चल रहा है सेम वैसे पैटर्न चलेगा, बस एनसीईआरटी करा के छोड़ूंगा। You have learned that all living cells have to be provided with, देखो एक बच्ची पूछ रही है, बता दूं, प्लूरोपोटेंट का मतलब है जो बॉडी के सारे सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकते, स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट हो सकते हैं प्लूरोपोटेंट। जैसे ब्लड के स्टेम सेल प्लूरोपोटेंट होते हैं। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। टोटीपोटेंट पूरी बॉडी में। डिफरेंशिएशन हो जाता है ना, वो तुम अभी तुम्हें समझाऊंगा, जीन लेवल पे तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। स्विच ऑफ स्विच ऑन जीन। ठीक है, you have learned that all living cells have to be provided with, भाई जितने भी लिविंग सेल्स होते हैं सबको न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए। वो कैसे मिलेंगे? और जो बेस्ट हार्मफुल सब्सटेंस बन रहे हैं आपकी बॉडी में, इनको बाहर भी तो निकालना है। तो कोई तो सिस्टम चाहिए जो अच्छी चीजों को इनके पास पहुंचाए और बुरी चीजों को इनसे लेकर के बाहर निकाले। वो कौन है? यही है, हैव टू रिमूव कंटिन्यूअसली फॉर हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू इज। ठीक है, इट इज देयरफॉर essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cell and form the cell। ठीक है, ये तो सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ब्लड लिम्फ। ठीक है, अब यहां से आ जाओ, ये बता देता हूं मैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लाइक, अच्छा ये थोड़ा बता दूं, पुरानी मतलब बेसिक चीजें पढ़ाऊंगा आगे। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट मेथड ऑफ दिस ट्रांसपोर्ट, यानी इन चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए, यानी न्यूट्रिएंट और हार्मफुल चीजों के ट्रांसपोर्ट के लिए अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग सिस्टम है। जैसे सिंपल एनिमल्स की बात कर रहा हूं, सिंपल एनिमल्स का मतलब है स्पॉन्ज, सिलेंट्रेट। ठीक है, सर्कुलेट वाटर, इनके अंदर क्या होता है? वाटर सर्कुलेशन देखने को मिलता है, अभी पढ़ाऊंगा अभी एनिमल किंगडम में। इनमें वाटर सर्कुलेशन मिलता है। ठीक है, सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटी टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज दी सब्सटेंस, वो हेल्प करता है इन सब चीजों के लिए। पर जब मैं मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल की बात करता हूं ना, मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल,
उनके पास स्पेसिफिक फ्लूइड होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, विद इन देयर बॉडी, जो इन चीजों को ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जहां पर ब्लड की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ब्लड की बात करूं, इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड, ठीक है, बाय मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। जबकि अगर मैं दूसरे फ्लूइड की बात करूं, लिम्फ की बात करूं, ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, ठीक है, ये भी हेल्प करता है कुछ सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन ऑफ दिस, ठीक है। ध्यान रखना, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। मैं लिख देता हूं, क्योंकि एक बार क्वेश्चन में डाल दिया था तो बच्चा कह रहा सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे यार कुछ गड़बड़ है। अच्छा, लिम्फ तो मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, अभी कहाँ है, ठीक है, उसमें लिख देता हूं मैं हल्का सा हिंट। लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, लिम्फ बोलो या टिश्यू फ्लूइड बोलो, एक ही बात है, लिम्फ बोलो या टिश्यू फ्लूइड बोलो, ठीक है। ये मैं आगे पढ़ाऊंगा लिम्फ के अंदर डिटेल में। चलो, ये तो क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ, ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, किससे मिलके बना होता है, ठीक है। अच्छा, 25 वाली डल गई है, मैं 26 की डाल दूंगा अगली उसके अंदर, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा स्ट्रॉ कलर का होता है, विस्कस फ्लूइड है, कंस्टिट्यूटिंग भाई कितना होता है, 55% होता है टोटल ब्लड का। अगर मैं वाटर की बात करता हूं, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, वाटर होता है। प्रोटीन कितना होती है, प्रोटीन 6 से 8% होती है, इन दोनों का परसेंटेज दे रखा है तो आपको याद रखना है। इसके अलावा फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन, ये मेजर प्रोटीन होते हैं, मैंने माइनर भी लिखा दिए हैं। अब आ जाओ, थोड़ा बड़ा करके लिखा है मैंने। फिब्रिनोजन आर नीडेड फॉर, भाई फिब्रिनोजन का काम क्या होता है बेटा, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन किस में हेल्प करते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। क्लॉटिंग को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इसमें हेल्प करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं ग्लोबुलिन की, ग्लोबुलिन बी लिम्फोसाइट होते हैं, प्राइमरली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। एंड द एल्बुमिन की बात करूं तो एल्बुमिन क्या काम करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करती है, ऑस्मो रेगुलेशन। प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, क्या क्या होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में होते हैं, एक्सेट्रा। इनका मैंने रिड्यूसिंग पैटर्न दिखा दिया है तो कई जगह काम आएगा। इसके अलावा क्या होता है, ग्लूकोज होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने इसमें कोलेस्ट्रॉल, ग्लूकोज, यूरिया प्रॉपर दिखा दिया है, ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। दे आर ऑलवेज इन द ट्रांजिट इन द बॉडी। ट्रांजिट समझते हो, ट्रांजिट का मतलब है इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर, ना ज्यादा होते हैं ना कम, ठीक है, ज्यादा होंगे तो निकाल दिए जाएंगे, ट्रांजिट स्टेज में रहते हैं, ठीक है, इन द बॉडी। फैक्टर फॉर कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा। हमेशा ध्यान रखना, जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में। जितने भी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। फैक्टर्स फॉर कोएगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनएक्टिव फॉर्म में। तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर क्या कहलाता है, सीरम, ये मैंने कराई दिया है। सीरम क्या होता है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दो क्या बचेगा, सीरम। ये मैंने प्रॉपर डायग्राम से समझा दिया है, एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ के करा रहा हूं आराम से। एराथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म्ड एलिमेंट। तो सबसे पहले मैं एराथ्रो की बात करता हूं, इनको क्या बोलते हैं एराथ्रो को, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी, आर मोस्ट अबिंडेंट ऑफ ऑल द सेल्स इन ब्लड। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज ऑन एवरेज, ये आपको बता 5 से लेकर के 5.5 मिलियन आरबीसी पर एमएमक्यू होते हैं, मिलियंस में, एक एमएमक्यू के अंदर। आरबीसी कहां बनता है, कहां बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है, एडल्ट के अंदर, कहां बनती है, एडल्ट के अंदर। पर यही मैं अगर एम्ब्रियो पूछूंगा तो आप बोलोगे स्टार्टिंग में योग सैक और बाद में स्प्लीन एंड, ठीक है, लिवर। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, कहां पर भाई, आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, पर इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स, यानी कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जैसे कैमल और लांबा, वहां पर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एंड आर बाइकॉनकेव, और बाइकॉनकेव होते हैं इन शेप। दे हैव द रेड कलर, रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होते हैं, हीमोग्लोबिन, इसलिए रेड कलर होता है इनका। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल,
ठीक है, इसलिए नाम पड़ा इनका। अ हेल्दी इंडिविजुअल, भाई एक हेल्दी इंसान के अंदर हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए? 12 से लेकर के 16 ग्राम, ठीक है, 100 ml ब्लड के अंदर होना चाहिए। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी लिखा दिया था, याद हो तुम्हें, और यहां पर भी हीमोग्लोबिन में आप ऐड कर लो। ठीक है, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। वहां पर मैंने 15 ग्राम लिखा हुआ है क्योंकि वहां एनसीईआरटी ने 15 ग्राम दे रखा है। एक ही बात है, 12-16 के बीच में 15 आता है, एक ही बात है। ठीक है, एक हेल्दी ह्यूमन के अंदर। और तो कुछ बचा ही नहीं आपका। ठीक है, These molecule play a significant role in transport of, भाई क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इन सब में हेल्प करते हैं। आरबीसी हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन होती है। उसके बाद स्प्लीन जो होता है ना, उसको हम ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं। आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह, ठीक है, ग्रेवियार्ड, मैं लिख दे रहा हूं। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह। क्यों? क्योंकि वहां पर आरबीसी को मारा जा रहा है। स्प्लीन क्या है? स्प्लीन, अच्छा लिखा तो है, लिख तो दिया है। इट इज अ ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रगाह है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक नाम और से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। सर ऐसा कैसे, समझ में नहीं आया। एक्चुअल में स्प्लीन के अंदर रेड पल्प होती है ना, इसमें आरबीसी बहुत पैक्ड अमाउंट में, इस कमरे में इतने आरबीसी आएंगे ना, उनके आरबीसी को पैक करके मतलब डेंस फॉर्म में हमने जरा सी जगह में कर दिया है। इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, स्प्लीन को। अब ब्लड बैंक भी कह देते हो। अब आ जाओ। अच्छा ये तो मैं कराया नहीं, अभी ल्यूकोसाइट तो कराऊंगा। तो ये आपका आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये होमवर्क में दे रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कुछ सिंपल क्वेश्चंस हैं जो नए बच्चे ज्वाइन किए उनके हिसाब से हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ये सारे सॉल्व हो जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि पूरी थ्योरी मैंने इनकी कवर की है, एक एक क्वेश्चन की थ्योरी कवर किया है मैंने। तो ये सारे आपको करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स इंक्लूड करके। ठीक है, ये होमवर्क है। प्लस होमवर्क में नीट एडवांस जितने मैंने बोली थी ना, उतना नहीं करना है आपको, नोट कर लो। नीट एडवांस थोड़ी सी आपको कम करनी है, क्योंकि मैंने आज ल्यूकोसाइट नहीं कराए हैं। आपको नीट एडवांस करनी है, सबको सबको करनी है, कंपलसरी है। डब्ल्यूबीसी अभी नहीं करना। ब्लड प्लाज्मा वाला पार्ट कर लो बस। अच्छा, अच्छा नीट एडवांस आज मत करो, कल करना। कल मैं पूरा फॉर्म डेलीमेंट करा दूं तब करना। आज तो मैं ये क्वेश्चन करने हैं, कल का मतलब अगली क्लास के अंदर मैं पूरा प्लेटिलेट्स तक का करा दूं ना, तब तो मैं जितना मैंने पेज बोला वो एक साथ करने हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं बेटा अगली क्लास के अंदर। मे भी कल अगर तरुण सर की क्लास नहीं होती है तो मेरी क्लास होगी। ठीक है, किसी एक की क्लास जरूर होगी। ठीक है, ओके, तो बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, बाय बेटा, बाय बाय बाय। सैटरडे को ध्यान रखना है आपको, बायो मॉलिक्यूल करा रहा हूं हर उस बच्चे को, चाहे पुराना बच्चा हो या नया बच्चा हो। ठीक है, पुराने बच्चे का रिवीजन होगा, नए बच्चे का मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। ठीक है, ओके बाय बेटा, बाय बाय बाय। अब कल ही करेंगे, टाइम भी हो चुका है।